आ, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है राजेश जी ने। मैं आता हूं राकेश जी आपके पास। संसद तो अब चल नहीं रही है। सरकार को कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है कि संसद ना चले और बिना कुछ किए सारे बिल दो हाथ उठाकर पास हो जाए। यही तो सरकार चाहती है, यही उसका मकसद एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन एक फैक्ट और भी है, जो बबल बना हुआ है अडानी का, वो बनता कैसे है उसका एक जरा सा मैं एक पृष्ठभूमि देता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं। बांग्लादेश के साथ एक समझौता होता है गोडा पावर प्लांट का। ये भी पूरा स्कैम वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट निकल के आ रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए साहब, मैंने पिछले 2-3 दिन से भी ये बात कर रहा हूं। मैं गोडा के अंदर पावर प्लांट आता है, थर्मल पावर प्लांट आता है। ये वो जगह है जहां पर कोल माइंस है। ये वो जगह है जो ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल्स को बेदखल किया जाता है, घर से निकाला जाता है। हजारों लाखों एकड़ की भूमि माइंस इनको सौंप दी जाती है। वहां पे थर्मल पावर प्लांट बनना शुरू होता है। लेकिन उसके साथ जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें 3 व्यक्ति खड़े होते हैं। उनमें से एक शेख हसीना होती है, एक अडानी होते हैं, और एक भारत की ओर से कौन है वो आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक एग्रीमेंट होता है कि इस थर्मल पावर प्लांट पे जो कोल्स के पिट हेड पे खड़ा है सर, कोयले के पिट हेड पे खड़ा है, यह फैसला होता है कि इसके अंदर आयातित कोल का उपयोग होगा, ऑस्ट्रेलिया से लाए गए। वो आयात अडानी करेगा और उस कोयले का पैसा बांग्लादेश सरकार देगी, और जो बिजली पैदा होगी वो एक फिक्स कीमत पे बांग्लादेश के पैसे देगा साथ में। और अब कमाल की बात यह है, ये सौदा होता है $400 पर टन के ऊपर। तो परसों बांग्लादेश सरकार कहती है कि $400, इसे रीवर्क करने की जरूरत है। हम खुद अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला मंगा रहे हैं वो तो $250 पे मंगा रहे हैं। तो ये शख्स अपनी खानों से, कारमाइकल खानों से कोयला निकालेंगे $100 की कीमत पे, उसके ऊपर $300 कमाएंगे। तो बिजली बिके ना बिके वो अलग बात है। कमाल है ना सर, कि बिना बिजली बेचे आदमी $150 कमा सकता है सर एक टन के ऊपर, और हर साल लाखों टन आएगा। इसको रीवर्क करवाया जा रहा है। तो अगर ये थर्मल पावर प्लांट कोल के पिट हेड पे लगाना था तो कोयला आयात क्यों हो रहा है सर? तेलंगाना में लगा लेते थे, उड़ीसा में लगा लेते, आंध्रा में लगा लेते, कहीं और लगा लेते सर, क्या फर्क पड़ता है उससे? दिस इज अडानी सर, कि दिस इज हाउ द थिंग्स गेट वर्क आउट, कि बिना कुछ पैदा किए आप पैसा कमाते हैं एज ए ट्रेडर। और फिर भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है, एसईजेड का मेरा बहुत अनुभव है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जहां पर जो चीजें पैदा होती हैं और जहां प्रॉफिट जनरेट होते हैं टैक्स फ्री हो जाते हैं। वो थर्मल पावर प्लांट को रातों रात अगेंस्ट ऑल एडवाइसेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि इससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो टैक्स फ्री हो सके। यानी कि वो $150 भी टैक्स फ्री हो जाए और साथ में जो बाकी मुनाफा होगा वो भी टैक्स फ्री हो जाए। सर क्या चाल चली है ना, ऐसी चाल आपको कहां मिलेगी सर? और फिर उसके बाद हिंडनबर्ग कहता है कि ये फ्रॉड है, ही इज लूटिंग। तो क्या बुरे शब्द हैं सर इसके अंदर? फिर इसमें फिर शब्द बुरे क्या है? और फिर जब संसद नहीं चलती है और संसद के कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं है, सेबी है, रेगुलेटर है, तो सेबी तो आंखें बंद करके बैठा है। सेबी तो पिंजरे में बंद एक नया तोता है सर। राकेश जी, आपकी ऑब्जर्वेशन। बहुत विस्तार से डॉक्टर उत्कर्ष जी ने और राजेश जी ने सारे परिदृश्य को उकेर दिया है। और राजेश जी, आपको सैल्यूट करता हूं, आज आपने 2-3 बहुत ही अच्छी हेडलाइन जुमले दे दिए हैं कि अडानी के सेल्समैन है नरेंद्र मोदी और अर्धनारीश्वर है। मुझे लगता है ये सुपर हिट होना चाहिए आपके दोनों जुमले। अगर मैं किसी अखबार में काम कर रहा होता तो पहले पेज की 8 कॉलम की हेडिंग बनाता ही। तो आपको सैल्यूट है। मुद्दे पर आते हैं। आपने जिस तरह बताया कि अडानी गोड्डा के प्रोजेक्ट में जो कुछ कर रहे हैं वो तो एक वानगी भर है। थोड़े थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में अगर हम समझें तो पहली बात तो ये है कि कल मैं एक डिबेट में था तो संतोष मेहरोत्रा सर थे, उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया कि अडानी खुद कुछ बनाते नहीं है, उत्पादक है नहीं वो।
ज्यादातर सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां सरकार ने उनकी झोली में डाल दी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, और तमाम जितने इस तरह के उपक्रम है वो सब बने बनाए अडानी ने लिए। कोई आधारभूत संरचना अडानी समूह ने खड़ी नहीं की है। तो जो रोजगार देने की बात कर रहे थे उत्कर्ष जी, तो रोजगार भी बहुत ही कम संख्या में उन्होंने दे रखे हैं। तीसरी बात, अब इस प्रकरण पर आते हैं। जो खुलासा अभी हुआ है, हम नहीं जानते कि अंत में वो सही साबित होगा या गलत, लेकिन उसके दो प्रभाव जरूर हुए। नंबर एक, कि हमारे देश के महानायक नरेंद्र मोदी की जो संलिप्तता है, जिसे सेल्समैन कहा साथी राजेश ठाकर जी ने, वो सेल्समैन के ऊपर भी बट्टा लगा है। नरेंद्र मोदी कितना भी कहें, उनके वित्त राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी कितना भी कहें कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देश और दुनिया जानती है कि अडानी की इस तरक्की में रातों रात चमत्कारिक तरीके से, ऐसा लगता है कि चंद्रकांता संतति के अय्यार कोई आए, और कोरोना काल में जब पूरी दुनिया ठप थी तब भी उनकी दौलत बढ़ रही थी। ये 600 नंबर से प्रति घंटा, 70 प्रति घंटा, जबकि दुनिया थमी हुई थी। माना पता नहीं कौन सा क्या काम हो रहा था, कोई आर्थिक कारोबार नहीं हो रहा था, कोई लेन देन नहीं हो रहा था, कोई उत्पादन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद 70 करोड़ रुपया प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी कीमत, उनकी दौलत बढ़ती रही, और वे दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर के आदमी हो गए। लेकिन कोई भी तरक्की, मेहनत के सम्मान की बात को उत्कर्ष जी ने कही, हम भी मानते हैं, कोई परिश्रम करे, उससे तरक्की करे, आगे बढ़े। टाटा बिरला पर तो कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे। वे भी अपने दौर में सरकारों का संरक्षण प्राप्त कर ही रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस देश में कांग्रेस के राज में धन्ना सेठों को सरकारों ने संरक्षण न दिया हो, लेकिन कायदे कानून के खिलाफ सारे नियमों को ताक पर रखकर रतन टाटा को या जेआरडी टाटा को आजादी के बाद, या बिरला को, घनश्याम दास बिरला को, कोई ऐसी नेमतें, ऐसे तोहफे दिए गए हों जैसे नरेंद्र मोदी ने इन 8 सालों में दिए हैं, ऐसे उदाहरण तो नहीं मिलते। तो पहली बात जो है कि सरकार की जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी छवि को बचाने के लिए, मैं अर्थव्यवस्था के नुकसान पर बाद में आऊंगा, सरकार और सत्ता का रसूख उसके भौकाल से चलता है, उसके प्रति सरकार, जनता का भरोसा और दुनिया का भरोसा। लेकिन अगर पूरी दुनिया में और जनता में यह संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ने एक धंधा सेठ के लिए देश को खतरे में डाल दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है, तो पहली जिम्मेदारी तो उन्हें अपनी इज्जत बचाने की है। चीर हरण तो नरेंद्र मोदी का भी हो रहा है। अडानी को नुकसान होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, वित्तीय जानकार ज्यादा बता पाएंगे। अंत में जनता का नुकसान होगा, राजेश जी कह रहे हैं, वो मैं भी समझता हूं, हम और आप जान रहे हैं कि अंत में जो छोटा निवेशक है या जो हमारे वित्तीय संस्थान है, बैंक और LIC जैसे, उनका कबाड़ा हो जाएगा। तो सरकार इससे बचने के लिए क्या करे? अपने ऊपर लगे धब्बे को मिटाने के लिए एक पारदर्शी जांच बिठा दे। इसमें कौन सा आसमान टूटा पड़ रहा है? विपक्ष मांग कर रहा है JPC की, एक कमेटी गठित कर दें, संयुक्त संसदीय समिति। और ऐसा तो होगा नहीं कि देश में पहली बार कोई JPC गठित होगी। 1992 में हर्षद मेहता के समय कमेटी बनी, संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने प्रस्ताव रखा, संयुक्त संसदीय समिति बनी, रामनिवास मिर्धा उसके अध्यक्ष बने। उसके बाद 2001 में केतन पारेख के मामला जब सामने आया, तब संसदीय समिति बनी, और प्रस्ताव किसने रखा? तब के संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन ने, यानी NDA की सरकार में, और अध्यक्ष बने प्रकाश मणि त्रिपाठी। उसके बाद भी जब कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशकों की मिलावट का मामला सामने आया, तब संयुक्त संसदीय समिति बनी। 2011 में 2G पर बनी, PC चाको उसके अध्यक्ष थे। और 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव अवतार लेने से पहले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर वाले मामले में भी JPC गठित हुई। तो इस सरकार को, नरेंद्र मोदी को इतना डर क्यों लग रहा है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में या रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में कोई समिति नहीं बनाना चाहते, तो संसदीय जांच समिति, संयुक्त संसदीय समिति बना दीजिए। तो पहली जिम्मेदारी सरकार की है कि अपने साख को बचाना, इसमें सरकार की जो संलिप्तता है उससे बचाना, और उसके लिए सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकार का कोई लेना देना अडानी से नहीं है।
वो तो 8वीं क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा भी नहीं मानेगा कि नरेंद्र मोदी का और इस सरकार का अडानी से कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात, जब अडानी कह रहे हैं कि देश पर आक्रमण है, ये देश पर हमला है, तो मैं एक नागरिक के नाते सचमुच में चिंतित हूं। कहीं सचमुच में हमारे देश पर दुनिया की दूसरी ताकतों ने मिलकर कोई हमला तो नहीं कर दिया? कहीं कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र सचमुच में तो नहीं चल रहा? तो इसका मुकाबला भी कौन करेगा? इसका मुकाबला हम जो 4 पैनलिस्ट बैठे हम तो नहीं कर सकते ना। तो इसके मुकाबले के लिए भी सरकार को ही आगे आना चाहिए। सरकार आए, प्रधानमंत्री आए, संसद में बयान दें कि एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसका हर कीमत पर खुलासा होगा। पूरी जांच कराएं, दुनिया के कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं, जाए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हेग में कि देश की सरकार को स्थिर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन ऐसा न करके सरकार की चुप्पी और उसे बचाने की कोशिशें सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। एक बात और है, इससे सिर्फ अडानी ही प्रभावित होने वाले नहीं, आप सब कह ही रहे हैं, मैं भी उसी बात को दोहरा देता हूं। कितने सारे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एलआईसी में 42 करोड़ लोगों, एसबीआई में हिंदुस्तान के 42 करोड़ लोग उपभोक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। 30 करोड़ लोग एलआईसी में जुड़े हुए हैं उपभोक्ता के रूप में। उनका अपना मेहनत का धन एक गरीब आम आदमी से लेकर कर्मचारी, मजदूर, सिपाही, सैनिक, सब लोग इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनका निवेश इसमें है। और अगर सचमुच में अडानी समूह इस तरह से बिखर जाएगा तो अंतिम छोर पर नुकसान तो जनता का ही होने वाला है। हमारे एक औद्योगिक समूह के पूरी दुनिया के सामने फ्रॉड, जालसाज साबित होने पर अंततः हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर भी दुनिया की निगाहों में सवालिया निशान लगेगा। तो मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि अडानी से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। इससे पहले किसी की भी सरकार रही हो, आखिर हर्षद मेहता भी जेल गया ही था ना। लेकिन सचमुच में उससे भी बड़ा $1 मिलियन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी के खिलाफ सचमुच कानून सम्मत कोई कार्रवाई करेंगे? और अगर करेंगे तो उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा दिनेश सर, पूरब से उगेगा नहीं। मुझे कम से कम नहीं लगता कि ऐसी कोई कार्रवाई गौतम अडानी के खिलाफ होगी। बजाय इसके सरकार ये कोशिश करेगी कि जिस तरीके से भी, जिन उपायों से भी अडानी को बचाया जा सके उसे बचाने की कोशिश की जाएगी। राजेश जी ने कहा कि वे अपील कर सकते थे कि अंधभक्त लोग अपना अंशदान दें, शेयर खरीदें। सचमुच में थोड़ी शर्मया बची होगी, कोई लोक लाज बचा होगा, इसलिए सीधे अपील नहीं कर पाए। वरना नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार अडानी को बचाने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर खाने का जो निवेश है, वो सब तो कर ही रही है। उसी की बदौलत कल अडानी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वो तीर का निशान थोड़ा सा उठता हुआ शाम को दिखा तो उन्होंने फिर छाती फुलाना शुरू कर दी। वे भूल गए कि पिछले 7 दिन में पूरी दुनिया की प्रतिष्ठित संस्थाओं की नजर में वे फ्रॉड साबित हो चुके हैं। सिर्फ एक दिन ग्राफ ऊपर चला गया 2-3 घंटे को, वो भी सरकार की मदद से। हम सब जानते हैं कि सरकार किस तरह उन्हें बचाने में लगी है। और एक अंतिम बात जिस पर कम चर्चा हो पा रही है, मुझे नहीं मालूम कितनी उस पर चर्चा हो रही है, ये जो मॉरिशस वाला रूट है, उसके जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिशें हैं। मैं उतना जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, कोई मुझे सयाना बताए कि क्या इसके जरिए, जो कि उसकी रिपोर्ट में भी है हिंडनबर्ग की, तो अंततः ये भी तो आर्थिक अपराध है। तो देश के भीतर काले धन को इस तरह रूट करके, ट्रैक करके, दूसरी तरीके से साइफन करके लाकर अगर सफेद किया जा रहा है तो इसे रोकने का काम भी तो सरकार को ही करना है। लेकिन मैं पूरी तरह भरोसे में हूं कि नरेंद्र मोदी आकाश पाताल एक कर देंगे और गौतम अडानी को बचा ले जाएंगे। जी दिनेश जी। जी, आकाश पाताल